नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में पांचाल महासभा की ओर से रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन जोटवाड़ा के नारायण पैराडाइज मैरिडल गार्डन में आयोजित हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक एमसी पांचाल बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए और इस अवसर पर रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिसके बाद जिन युवाओं ने रक्तदान किया उन्हें समारोह में सम्मानित किया गया। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पांचाल ने कहा कि रक्तदान शिविर में युवाओं का जोश काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा वे रक्तदान शिविर हर साल आयोजित करते हैं और समाज की टीम हर समय उन लोगों के लिए कार्य करती है जिन्हें इमरजेंसी में रक्त की जरूरत होती है। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने केंद्र की योजनाओं के तहत बन रही मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बातें बोली। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े इन महत्वपूर्ण कामों सहित अन्य कामों को भी समय पर पूरा कराया जाए ताकि आमजन को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा यह विभाग आमजन से सीधे तौर पर जुड़ा है, इसलिए विभाग के कामों का असर भी दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा विभाग जितना अच्छा काम करेगा जनता को सुविधाओं का उतना ही बेहतर लाभ मिलेगा। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में फेमस नाटक एनिमी ऑफ द पीपल का मंचन किया गया है, जो मूल रूप से हेनरिक एब्सन ने लिखा था और 1 घंटे 50 मिनट का यह नाटक प्रसिद्ध कवि और लेखक नेमीचंद्र जैन के रूपांतरण पर आधारित था। यह नाटक भ्रष्टाचार से युद्ध छेड़ने वाले अकेले नायक की कहानी को बयां करता है, जो समाज और देश की भलाई के लिए समर्पित एक ईमानदार व्यक्ति है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहता है। नाटक में मुख्य किरदार महमूद अली ने, जबकि सह कलाकार की भूमिका में योगेंद्र सिंह, आस्था शर्मा, साक्षी भव्य समेत तमाम लोग शामिल हुए। जयपुर में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पंत कृषि भवन में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, बीज प्रामाणीकरण संस्था और राजस्थान राज्य बीज निगम की बैठक ली है। बैठक में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से केंद्र के विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। बैठक में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में नवीन जिलों के गठबंधन उपरांत अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन का अनुमोदन किया। कृषि मंत्री ने बताया कि 100 दिवसीय कार्य योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए फसल के नुकसान का आंकलन एवं राहत राशि का वितरण किया जाएगा और 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आसंद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने शिविर में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल पर जाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन जन योजना और विश्वकर्मा योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। इस दौरान शिविर में जिलाधिकारी ने 5 लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शन भी जारी किए और पता चले 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। उधर आबरोड क्षेत्र के भेसा सिंह ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सरपंच को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि राशन की दुकान काफी दूर है, जहां से राशन लाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जब वे राशन लेने पहुंचते हैं तब तक राशन भी खत्म हो जाता है। लोगों को समय से राशन उपलब्ध नहीं हो पाता। काफी समय से राशन डीलर भी गेहूं का गबन किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को 3 से 4 महीने में राशन नहीं मिल रहा है।
भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडन ने कलेक्टर सभागार में विकसित भारत संकल्प अभियान और विभागीय प्रगति की समीक्षा की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि पीएम की सोच को साकार करने के लिए विकसित भारत अभियान में सभी अधिकारी एकजुट होकर काम करें। साथ ही शिविरों में केंद्र सरकार के 17 एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान कर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर से पहले क्षेत्र के सभी गाँव में स्थानीय कार्मिकों के सहयोग से आम जनता शिविर के उद्देश्य एवं योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे सभी व्यक्ति शिविर में पहुंचकर लाभ ले सके। कटुमार उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति परिसर में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक रमेश खींची मौजूद रहे। बैठक में मनरेगा के वार्षिक प्लान के अनुमोदन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि विभाग की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। पहली बार बैठक में पहुंचे विधायक रमेश खींची ने कहा कि विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए और प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों को काम मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से अपने दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वहन करने और बैठक में अपने क्षेत्र की जनता की समस्या लाने और उनके निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एसडीएम सुनील जिगोनिया, तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव समेत तमाम विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज मेरे जीतने के बाद पहली पंचायत समिति की जनरल बॉडी की मीटिंग है। इस मीटिंग में जो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंच साहिबान, पंचायत सदस्य साहिबानों के माध्यम से जो भी अधिकारियों को जिस तरह का इश्यूज आए हैं, उन इश्यूज़ों के बारे में हमने चर्चा करके अधिकारियों को जैसा निर्देश दिए कि उन पर काम करें और अगली मीटिंग पर जब भी आएँ तो उसको पूरी तैयारी से कंप्लाइंस करके आएँ। ऐसे नहीं कि उसको आज फिर दोबारा उसी को लटकाते रहें। जो काम आज उठाया उसको अगली मीटिंग तक पूर्ण होना चाहिए, ये सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। विशेष रूप से राष्ट्र मूलभूत सुविधाएं जो पानी और बिजली, सड़क, चिकित्सा, यही चीज़ों का इशू आते हैं। इन इशूज़ों पर चर्चा हुई है, चर्चा होकर उनका निदान भी होगा। उधर टोंक में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित किया है। जिले भर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं देर रात कोहरा ज्यादा होने से जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट और बारिश होने की स्थिति में परेशानियां बढ़ने वाली है। प्रदेश भर में लगातार ठंड का सितम जारी है। वहीं ठंड के सितम से जनजीवन प्रभावित है। देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरा देखने को मिला, लेकिन सुबह होते होते कोहरा कम हो गया, जिसके चलते वाहन चालकों को राह आसान हुई है। दूसरी ओर लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से ताप पारा लुढ़क चुका है। पारा लुढ़कने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कि आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश हो सकती है। वही बारिश होने से लगातार ठंड बढ़ सकती है। ज़िले भर में मौसम आज साफ है, बादल छाए हुए हैं और किसान भी अपने खेतों को सिंचाई में जुटे हुए हैं। काजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, टोंक। चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शहर के विकास को लेकर हजारेश्वर महादेव मंदिर के सामने जा रही किरखेड़ा को जोड़ने के लिए अधूरी पड़ी पुलिया का निरीक्षण किया है। विधायक आक्या ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और क्षेत्रवासियों से चर्चा की। क्षेत्रवासियों को जल्द राहत मिले, इसके लिए नगर विकास विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, हजारेश्वर काजवे की ऊंचाई बढ़ाकर पुलिया बनाने का काम लगभग 1 साल पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से पुलिया का नक्शा बदल दिया गया, जिसकी वजह से मुआवजे का विवाद पैदा हो गया। पुलिया का जो काम चल रहा है, यूआईटी के द्वारा किया गया काम है। इस काम में जमीन अवाप्ति नहीं हो पाई, उस कारण टेक्निकल कारण काम रुका हुआ है। आज हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मिलकर पुलिया की भी देखी, लोकेशन भी देखी और यहाँ जितने भी लोग रास्ते में हैं जिनकी ज़मीन आ रही है और मंदिर की ज़मीनें भी आ रही है, वो महाराज से बात करेंगे जिन जिन की ज़मीनें आ रही है उनको वापस कैसे की जा सकती है, क्योंकि पिछली सरकार की कमी की वजह से वो ये पुलिया अधूरी पड़ी है और उसको हम सब मिलकर
चित्तौड़गढ़ में जिला राजकीय श्री सांवरिया चिकित्सालय में लापरवाहियों का आलम बरकरार है। अस्पताल में पहुंचने का वक्त 9:30 बजे है, लेकिन संबंधित चिकित्सा कर्मी देर वक्त तक भी नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से चिकित्सा व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है। उधर अलवर में बुजुर्ग का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर बुजुर्ग के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी का कहना है कि इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुजुर्ग के परिजनों ने नवतेज टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार से खास बातचीत की और बताया कि रोज की तरह उनके पिता मजदूरी के लिए गए थे। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और 5 लाख की फिरौती मांगने लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत एक अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पर एक निर्जुक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोग अपहरण करके ले गए और परिजन से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ उनके पुत्र मौजूद हैं, इनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम। क्या घटना हुई पूरी? सर वो मजदूरी करने के लिए आए थे जेयर सर्किट पे, तो उसको काम के बहाने 2 लोग ले गए। तो वो बोल रहे हैं बाद में कॉल करके पापा के ही फोन से कि हमको या तो 5 लाख रुपए दो वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन लोग थे, कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं लगा सर, ने तो वो नाम बता रहे ने मोबाइल नंबर दे रहे हैं आपके। ये घटना कहाँ की है? जेल सर्किल की है सर। क्या नाम पिता का? गंगाराम सैनी, कहाँ के निवासी हो? निवासी स्कीम 4 सुरग रोड बागर का मोहल्ला। तो किस में अपहरण करके ले गए हो? सर वो कुछ भी नहीं पता, अब बस ट्रेन की आवाज आ रही है सर। ट्रेन की आवाज आ रही है? जी अच्छा, तो आपने फिर थाने में मामला दर्ज कराया? हाँ जी, मैंने सदर थाने में मामला दर्ज कराया था रात को। अभी पता नहीं लगा कुछ भी। अभी कोई लोकेशन उनकी आई, कहीं कोई बात हुई पिता से आपकी? अभी पिता से कुछ भी बात नहीं हुई थी, बस 2 मिनट बात हुई थी। तो वो बोल रहे कि भाई ये तो पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब आज जी बात हुई तो हाँ पैसे जी मांग रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। साफ तौर पे इनका कहना है कि इनके पिता से इनकी लास्ट बार बात हुई है। इनके पिता ने बोला कि यह लोग फिरौती मांग रहे हैं 5 लाख की। जो अपहरण करता है उन्होंने 5 लाख की फिरौती डिमांड की है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और लोकेशन के आधार पर जो इनके पिता गंगाराम हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। राजस्थान में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी दिनों में शीतलहर के साथ कोहरे की संभावना जताई जा रही है। जहां मौसम विभाग ने पिछले दिनों बारिश की आशंका जताई थी, कल से ही माउंट आबू अबरोड सहित अन्य इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा और तेज हवाओं का दौर भी देखा गया, जिसके चलते सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक कोहरा छाया रहा। सड़कों पर वाहन चालकों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इसका सीधा असर प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा। खबर झालावाड़ से है, जहां मकर संक्रांति पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विशेषकर बच्चों द्वारा इस दिन पतंगबाजी कर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में कई जिलों में दुकानों पर पतंगबाजी और मांझे की बिक्री भी बड़े जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इन दिनों पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझा, प्लास्टिक और सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे, जहरीले पदार्थ जैसे लोहा और ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं शासन विभाग ने सभी नगर निकाय को आदेश जारी कर प्लास्टिक और इसके साथ ही सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे का प्रयोग, निर्माण और उसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश को लेकर झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हिमेंद्र कुमार और उनकी टीम ने शहर में अवैध रूप से बिक रही चाइनीज मांझा को जब्त करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
अलवर सरिस्का की राजमाता कही जाने वाले बाघिन एसटी 2 की मौत के बाद आज सुबह पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने बाघिन एसटी 2 को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि इंक्लोजर में बाघिन एसटी 2 ने दम तोड़ दिया था। बाघिन सरिस्का की सबसे उम्रदराज बाघिन रही है, जिसकी उम्र करीब 19.5 वर्ष रही है। सरिस्का में 30 बाघ, बाघिन और शावक है। इनमें से करीब 25 सरिस्का की राजमाता बाघिन एसटी 2 की नस्ल की है। देश में सबसे पैर में करना चाहूँगा कि इसको जुलाई 2008 में यहाँ पर लाए थे। प्रथम और से पहला ट्रांसलोकेशन था कंट्री के अंदर। उसके बाद में इसने सरिस्का को काफ़ी बढ़त दी है। आज की तारीख में जो 30 टाइगर्स में से लगभग 25 टाइगर जो जनरेशन है वो इसकी है। बहुत ही सही नेचर की टाइग्रेस थी, साइटिंग बहुत कम देती थी और इसने भी करीब 3.5 साल बाद यहाँ पर कब्ज को जन्म देना शुरू किया था। अब चूँकि अंतिम समय ये 19.5 साल की हो चुकी थी और मेरे ख्याल हमारे देश में सबसे वृद्धावस्था वाली टाइग्रेस है। और चूँकि इसके एक घाव भी हो गया था, पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वेटनरी ऑफिसर्स की टीम बना करके। और उसी ट्रीटमेंट के दरमियान जो है ये कल जो है इसने अंतिम सांस ली। मालपुर से विधायक कन्हैयालाल चौधरी का जन्मदिन है। जन्मदिन से एक दिन पहले उन्हें राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री का पदभार भी ग्रहण किया। इस दौरान नवतेज टीवी के संवाददाता उमंग माथुर ने उनसे बातचीत की। जलदाय मंत्री कैलाश माफ़ कीजिएगा कन्हैयालाल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नया विभाग, नई चुनौतियाँ किस प्रकार से? नया विभाग, नई चुनौतियाँ, अगर काम करने की इच्छा शक्ति और जो आदमी लक्ष्य लेके चले कि उसको ईमानदारी से काम करना है और मोदी जी के साथ देना है, तो सारे लक्ष्य, इच्छा शक्ति हो और करने की क्षमता हो तो 100% लक्ष्य को पूर्ति करेंगे। जो भी हमें टारगेट मेरे विभाग को दिया गया है, 100 दिन की जो कार्य योजना बना के दी है, उसको भी हम पूरा करेंगे। आने वाले में 2025 तक हमें जल जीवन मिशन जो हमारा संकल्प पत्र उसको पूरा करेंगे। सर, एक तो ERCP एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे सुलझाना आपके विभाग के पास बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, जो घोटालों की बात जो कही जा रही है, मुद्दे भाजपा ने भी उठाए थे। इन दोनों ही चीज़ों पर किस प्रकार से क्या निर्णय? जो भी हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, जो हमें लगता था कि ये दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ कन्हैयालाल चौधरी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस अभी तमाम कह सकते हैं कि विभाग अभी मिला है, तमाम अधिकारियों से ये बात करेंगे, मीटिंग लेंगे, उसके बाद जो भी उचित निर्णय लिए जाएंगे वो सबके सामने होंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। गौतम कुमार दत्त ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में हर चुनौती से लड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा बीजेपी की सरकार लाने के वादे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पीएम के सपने को साकार करने के लिए हर पुरजोर कोशिश करेंगे। मंत्री गौतम कुमार दत्त हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। सर, नई सरकार, नई चुनौतियां हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी काम जो है वो चुनौती भरा ही होता है और हर काम को हमें चुनौती भरे भाव से ही लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम पे विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी है, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस उम्मीद पे हम खरा उतरें। किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और कर्ज माफ़ी को लेकर कई बातें पिछली सरकार में, उसे लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं? निश्चित रूप से पिछली सरकार ने वादे किए थे, उन वादों पे वो खरा नहीं उतरी। हमारी सरकार वादे नहीं करती है, काम करती है, काम करने में विश्वास रखती है। पिछली बार भी हमने कोई वादा नहीं किया था किसानों की कर्ज माफ़ी का, लेकिन पिछली बार भी हमारी सरकार ने 13 से 18 वाली हमारी जो सरकार थी उसमें किसानों का कर्ज माफ़ हुआ था और किसानों का अनेक तरह से कैसे हम लाभ दे सकते हैं उसको लाभ देने का हमने काम किया था। सर, विकसित भारत के तहत कई संकल्प यात्राएं पूरे राज्य भर में निकल रही हैं, देश भर में निकल रही हैं, उसे लेकर सहकारिता विभाग की आने वाले समय में क्या कुछ कार्य योजना रही? उस विकसित भारत कैंप जो यात्रा है और उसमें जो कैंप लगते हैं उनमें भी हमारे विभाग के अधिकारी जाते हैं
और कैसे उसकी जानकारी भी देते हैं और कैसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके उनको लाभ दे सकें, इसके लिए प्रयास करते हैं। ये थे हमारे साथ गौतम कुमार दग जी। इनका साफ तौर पर कहना है नई सरकार है, नई चुनौतियां हैं। तमाम आज ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। तमाम अधिकारियों के साथ में मिलकर कार्य योजना बनाएंगे, किसानों को, आम जनता को किस प्रकार से लाभ दिला पाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है उसे लेकर क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय में तय किया जाएगा और आम जनता को और खासतौर पर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, रफ्तेश टीवी, जयपुर। अलवर सरिस्का की राजमाता कही जाने वाले बाघिन एसटी 2 की मौत के बाद आज श्रद्धांजलि दी गई है और पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार किया गया। आपको बता चले, वन मंत्री संजय शर्मा ने बाघिन एसटी 2 को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है, एनक्लोजर में बाघिन एसटी 2 ने दम तोड़ दिया था। बाघिन सरिस्का की सबसे उम्रदराज बाघिन रही है, जिसकी उम्र करीब 19.5 वर्ष रही है। के आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसको जुलाई 2008 में यहाँ पर लाए थे। प्रथम ओर से पहला ट्रांसलोकेशन था कंट्री के अंदर। उसके बाद में इसने सरिस्का को काफ़ी बढ़त दी है। आज की तारीख में जो 30 टाइगर्स में से लगभग 25 टाइगर जो जनरेशन है वो इसकी है। बहुत ही सही नेचर की टाइगरेस थी, साइटिंग बहुत कम देती थी और इसने भी करीब 3.5 साल बाद यहाँ पर कब्ज को जन्म देना शुरू किया था। अब चूँकि अंतिम समय ये 19.5 साल की हो चुकी थी और मेरे ख्याल हमारे देश में सबसे वृद्धावस्था वाली टाइग्रेस है और चूँकि इसके घाव भी हो गया था, पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वेटनरी अफसर्स की टीम बना करके और उसी ट्रीटमेंट के दरमियान जो है ये कल जो है इसने अंतिम सांस ली। बोर से ST2 को लाया गया था और राजमाता के नाम से ये प्रचलित भी थी और प्रसिद्ध भी थी और उस वक्त सरिस्का जंगल में टाइगर लगभग ख़त्म हो चुके थे और ST2 के आने के बाद ही इसके बच्चों से सरिस्का में एक तरह से वापस से टाइगर का आना शुरू हुआ था, जो बच्चे थे उसकी वजह से। और 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद, जबकि मुझे जानकारी दी गई है कि 14 से 15 वर्ष ही एक टाइगर की उम्र होती है, लेकिन 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद बीमार थी और इसको अलग एक केज में रखा हुआ था, जिसके कारण उसका देहांत हुआ है। कल माननीय मीना साहब ने जब मुझे बताया तो मेरे मन में भाव आया कि जिसकी वजह से सरिस्का हमारा बचा या सरिस्का वापस आबाद हुआ, तो ऐसी राजमाताओं को मुझे स्वयं को आकर के श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। सरिस्का में ये चौथा टाइगर है जिसकी एनक्लोजर में मौत हुई है, जबकि नेचुरल हैबिटेट का इलाका है। मछली थी, उस रणथंभौर में उसकी एक बेटी है, वहाँ कभी भी एनक्लोजर में नहीं रखा जाता। इस तरीके से घाव होने के बाद उसको छोड़ा। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए रफ्तेश टीवी के साथ। नमस्कार।